हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है शुभम और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुप्ताज क्लासेस में। तो जैसा कि हमने कल आपके कुछ क्वेश्चंस किए थे और कल का जो हमारा टॉपिक था, आपने वीडियो देखा होगा। तो कल का हमारा जो टॉपिक था वो था आपका सिंगल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड। सिंगल एंट्री 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 सिस्टम से रिलेटेड, या फिर उसको अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। तो आपने वो वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने करीब 20 के आसपास क्वेश्चन कराए थे। उसके बाद नहीं कराए हैं, वो आगे करेंगे कभी। ठीक है, आपको चाहिए तो PDF में आपको शेयर कर दूंगा, आप उसके क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज का सेशन आपका होने वाला है, ये हमारा चैनल का नेम भी यही है। आप YouTube पे आपको इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और प्लीज़ लाइक वगैरह शेयर वगैरह करते रहा करिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत का काम होता है रोज़ रोज़ वीडियो लेके आना, भी कंटेंट ढूंढना, सारी चीज़ें करना। ठीक है, चलिए ये अपना लोगो है, स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन होने वाला है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से। ठीक है, तो पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मार्कर हाईलाइटर ले लेता हूँ। Which section of the Partnership Act defines partnership as the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all? ये क्या है? अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उसने डायरेक्ट पूछ लिया है कि ये जो डेफिनेशन है किसकी, पार्टनरशिप की। ठीक है, जो पार्टनरशिप को डिफाइन कर रखा है, पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफाइन किया है। ठीक है, तो वो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि पार्टनरशिप को जो डिफाइन किया है वो कौन से सेक्शन में किया है। जैसे एक्ट होता है तो एक्ट में कुछ सेक्शंस होते हैं, है ना। तो कौन से सेक्शन में डिफाइन किया है, क्या वो सेक्शन 61 है, सेक्शन 48 है, सेक्शन 13 है या सेक्शन 4 है। तो आपको सबको पता है कि पार्टनरशिप को जो डिफाइन कर रखा है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, वो है आपका सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या कहता है कि ये एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, किस किस के बीच में रिलेशन, पर्सन्स के बीच का में रिलेशन है, जो जो जिन्होंने एग्री किया है कि वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे किसी भी बिजनेस के। ठीक है, जो कि वो जो बिजनेस करेंगे वो वो सब जने मिल के करेंगे, या फिर उनमें से कोई भी करेगा जो बाकियों के लिए क्या होगा, बाकियों के हिसाब से करेगा। कहने का मतलब जो बाकियों के को बाध्य करेगा। ठीक है, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब ये है कि कोई बिजनेस, तो इसमें तीन बातें साथ में समझ में आती हैं डेफिनेशन से। वो तीन बातें क्या हैं, वो तीन बातें हैं आपकी, एक मिनट, वो तीन बात एक, हाँ वो तीन बातें क्या हैं आपकी, क्या तीन बातें हैं आपकी कि सबसे पहले पार्टनरशिप किस किस के बीच में होगी, पर्सन्स के बीच में होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ लोग होंगे उनके बीच में पार्टनरशिप होगी। वो दो या दो से ज़्यादा होनी चाहिए, ये आपको पता है, दो मिनिमम, टू और मोर। ठीक है, जो आपको समझ में आया इस डेफिनेशन से। दूसरी बात ये समझ में आएगी कि वो कोई ना कोई जो पार्टनरशिप होनी चाहिए वो कोई ना कोई बिजनेस को करने के लिए होनी चाहिए। तो ये समझ में आता है पार्टनरशिप जो होगी वो कोई ना कोई लॉफुल बिजनेस को लेके होगी। ठीक, तीसरी बात इसमें से ये समझ में आती है कि पार्टनरशिप होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए इरादे से होना चाहिए, उसमें प्रॉफिट का शेयर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लॉस को कवर्ड नहीं कर रखा है।
ठीक है। भले ही ऐसी भी पार्टनरशिप हो सकती है जिसमें सिर्फ कोई पार्टनर प्रॉफिट ही प्रॉफिट शेयर करे और लॉस भी बियर ना करे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पार्टनरशिप में लॉस को, यहाँ पे डेफिनेशन में लॉस को कवर नहीं किया। ठीक है, चलें, ये आपको मैंने डेफिनेशन समझा दी। अगला देखते हैं। इफ द पार्टनर्स आर रनिंग अ बिजनेस विदाउट अ पार्टनरशिप डीड, हाउ मच इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल विल बी गिवन। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक पार्टनरशिप है और पार्टनरशिप के अंदर क्या है, एक बिजनेस रन कर रहे हैं पार्टनर्स, और उस पार्टनरशिप के अंदर क्या है, पार्टनरशिप डीड उन्होंने नहीं बनाई है। तो उस केस में इंटरेस्ट और उनके जो कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा। तो इस केस में आपको पता है कि जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, साइलेंट का मतलब जब पार्टनरशिप डीड नहीं काम कर रही है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविज़न लागू हो जाते हैं। तो उस केस में ऐसा कहा जाता है कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो कुछ भी चीज़ें नहीं दी जाएंगी सिवाय इंटरेस्ट ऑफ लोन की, इंटरेस्ट ऑन लोन की। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल पे, तो कैपिटल इस केस में हम फिर नहीं देंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या आंसर बन जाएगा आपका, तो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं की जाएगी कैपिटल पे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है। चलें, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। अभी अभी हमने बात करी कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाते हैं, और उसमें ये लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है आपकी, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कैसा होगा, वो इक्वल होगा। ठीक, तो देख लीजिए, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कैपिटल रेशियो में नहीं होगा। ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इक्वल रेशियो इरेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनर्स कैपिटल, भले ही किसी ने कितनी भी कैपिटल क्यों ना लगाई हो, बट अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इक्वल रेशियो में आपको क्या मिलेगी, प्रॉफिट बांटने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्टनर्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड, है ना, पार्टनर्स को कलेक्टिवली हम क्या बुलाते हैं, क्या उसे फर्म्स के नाम पे बुलाते हैं, फर्म बुलाते हैं, बिजनेस बुलाते हैं, कंपनी बुलाते हैं। तो पार्टनर्स को कलेक्टिवली हम क्या बुलाते हैं, फर्म बुलाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअली दे आर पार्टनर्स, अगर उनको अलग अलग करके बुलाया जाएगा, इंडिविजुअली दे आर पार्टनर्स, और कलेक्टिवली दे आर फर्म्स, फर्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज़ बेटर टू हैव द एग्रीमेंट इन राइटिंग। ये अब जैसे हमने पार्टनरशिप करी, तो पार्टनरशिप कैसे होती है, पार्टनरशिप आपकी जो स्टार्ट होती है वो एग्रीमेंट के थ्रू स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एग्रीमेंट कर लेना राइटिंग में, ये अच्छी बात होती है। क्यों, इससे किस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, अगर एग्रीमेंट आप राइटिंग में लेके चलोगे तो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट आप ओरली ना लेके रिटन फॉर्म में अगर लेके चलोगे तो क्या फ़ायदा होगा आपको, ये पूछना चाह रहा है। क्या आप ऑडिट कर सकते हो, ऑडिट में फ़ायदा हो जाएगा, मतलब ऑडिट से बच सकते हो अगर आपने रजिस्ट्री एग्रीमेंट कर रखा है तो। क्या आप केस से बच सकते हो, क्या आप लॉस से बच सकते हो, क्या आप किसी डिस्प्यूट से बच सकते हो। तो इसका आंसर जो बन जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एग्रीमेंट, जब कोई भी पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म का निर्माण कर रहे हैं या पार्टनरशिप में आ रहे हैं, तो उनको ये हिदायत दी जाती है, ये एडवाइस दी जाती है कि वो जो है एग्रीमेंट वो रिटन फॉर्म में लेके चलें, ओरली लेके ना चलें। इससे ये फ़ायदा होता है कि मान लो कभी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है आपस में, है ना, तो उसको सॉल्व करने में जो रिटन एग्रीमेंट सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा कारगर रहता है। ओरली तो चीज़ें इंसान भूल जाता है, या ओरली इंसान मुकर भी सकता है। ठीक है, बट रिटन फॉर्म में आप मुकर नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसमें से कौन सा कंटेंट नहीं है पार्टनरशिप डीड में, इसमें से क्या कंटेंट नहीं है इसका। ठीक है, तो देखते हैं क्या पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविज़न होता है। जी हाँ, होता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का प्रोविज़न होता है, हाँ होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोविज़न होता है, होता है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन का कोई प्रोविज़न नहीं होता है पार्टनरशिप डीड में।
ठीक है, ये कोई कंटेंट नहीं होता है पार्टनरशिप डीड का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन जाएगा वो आपका बन जाएगा डी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, पार्टनरशिप इज एक्सटेब्लिश्ड बाय, पार्टनरशिप की शुरुआत कैसे होती है ये पूछना चाह रहा है। तो क्या वो एग्रीमेंट से होती है, क्या वो सेक्शन 4 से होती है। यहाँ पे सेक्शन 4 का मतलब क्या है, सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, उससे शुरुआत होती है पार्टनरशिप की। ठीक है, क्या वो लॉफुल बिजनेस से स्टार्ट होती है या फिर लॉ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसमें देखो मैंने क्या कहा था जब पार्टनरशिप को डिफाइन किया था, तो सेक्शन 4 में तो पार्टनरशिप को सिर्फ डिफाइन कर रखा है। अब मान लो सपोज करो कि बहुत सारी इस भारत देश में बहुत सारे लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, अगर उनको सेक्शन 4 के बारे में नहीं है जानकारी, तो क्या उनका बिजनेस हो नहीं पा रहा है क्या पार्टनरशिप में। हम्म, हो पा रहे हैं ना, कर पा रहे हैं ना वो बिजनेस। तो यहाँ पे पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सेक्शन 4 की जानकारी हो, बिना सेक्शन 4 की जानकारी के भी इंसान कर पा रहे हैं, तो ऑप्शन 4 तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो पार्टनरशिप कहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्या ये लॉ से स्टार्ट हो रही है, लॉ ऑप्शन बन सकता है, लॉ से भी नहीं हो रही। लॉ का काम होता है आपको बाइंड करना, है ना, है ना। तो ऐसा लॉ में कहीं नहीं कर रखा कि आपको पार्टनरशिप लॉ के थ्रू ही करना पड़ेगा। इन द सेंस लॉ के थ्रू, इन द सेंस आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। आप रजिस्ट्रेशन कराओ चाहे नहीं कराओ लॉ में, मतलब, है ना। लॉ तो एक्ट के थ्रू ऐसा कहीं नहीं है कि पार्टनरशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको लॉ को फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। लॉफुल बिजनेस एक तरीके से ऑप्शन बन सकता है, बट सबसे पहले हम जो पार्टनरशिप में देखते हैं, जो पार्टनरशिप एस्टेब्लिश्ड होता है वो एग्रीमेंट से होता है। चाहे वो एग्रीमेंट रिटन हो चाहे वो ओरल हो, है ना, वो एक अलग बात है। बट पार्टनरशिप के लिए सबसे पहली मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए आपकी एग्रीमेंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा आपका, वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब अभी मैंने ऊपर बताया था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या ये कंपलसरी है या नहीं है, इसके ऊपर बात करते हैं। चलिए, क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज, ऑप्शन देख लेते हैं, क्या जो ऑप्शनल है, क्या नॉट अलाउड, अंडर कंपनीज एक्ट 2013 में कराना पड़ेगा, या ये कंपलसरी है। देखो, पार्टनरशिप जो चलती है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, बट 1932 के अकॉर्डिंग ऐसा कह रखा है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो कराओ और नहीं कराना तो मत कराओ। ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो आपको कहीं ना कुछ फ़ायदे ही मिलेंगे, नुकसान कुछ नहीं होगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं कराते हैं। ठीक है, तो उसके फ़ायदे और नुकसान हम बात के किसी लेक्चर में या किसी क्वेश्चन में देखेंगे। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि इट इज़ ऑप्शनल टू रजिस्टर अ पार्टनरशिप फर्म, इट इज़ नॉट कंपलसरी, मतलब कंपलसरी नहीं है। ठीक है, और पार्टनरशिप एक्ट का कंपनीज एक्ट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें जो प्रोविज़न एप्लीकेबल है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हैं। ठीक है, और नॉट अलाउड भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन जाएगा वो ए बन जाएगा। ठीक है, अगला, द पर्सन हु हैव एंटर इनटू पार्टनरशिप बिजनेस विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड। अभी अभी मैंने सेंटेंस बोला था, इन ए पार्टनरशिप फर्म द इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड एज पार्टनर्स। जो इंडिविजुअल है अलग अलग हम कर देंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको पार्टनर्स बोलेंगे, है ना। और कलेक्टिवली हम जब उनको देखेंगे तो उनको फर्म बोला जाएगा। ठीक है, तो इंडिविजुअली की बात कर रहा है तो इंडिविजुअली उनको क्या बोला जाएगा, पार्टनर बोला जाएगा। ऑप्शन बी आपका बन जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन पार्टनर्स, अरे अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ईयर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन से ईयर में आया है ना। जैसा कि मैं आपको अभी बोलता जा रहा हूँ इतनी देर से कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो पार्टनरशिप एक्ट किसके अकॉर्डिंग चलता है, वो चलता है आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, तो जब मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से तो इसका आंसर भी क्या बन जाएगा, 1932, 20 का आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को और ज़्यादा ट्रिकी करने के लिए वो क्या कह सकते हैं, वो ये बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट कब से एप्लीकेबल हुआ है, कौन सी डेट से एप्लीकेबल हुआ है।
और यहाँ पे विद डेट उसके ऑप्शन को चेंज कर दिया जाएगा अगर इसी ऑप्शन को थोड़ा हार्ड करना होगा तो। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में मेरे को रिप्लाई दीजिएगा कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 कब से एप्लीकेबल हुआ है, किस डेट से। ईयर तो ये हो गया, डेट भी साथ में मेंशन करनी है आपको। ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ पार्टनर्स आर रनिंग ए बिजनेस विदाउट अ पार्टनरशिप डीड हाउ मच इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल विल बी गिवन। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिपीट हो गया है, तो हमने ये ऑलरेडी कर लिया है ऊपर, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें वो ये है कि मान लो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या दी जाएगी, बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। जोड़ लो ऑप्शन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड, ऑप्शन डी बन जाएगा आपका आंसर। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, माफ़ी चाहता रिपीट हो गया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे थे, नेक्स्ट है आपका, बिलो आर लिस्टेड कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इंक्लूड होता है वो नीचे दिया गया है, एक्सेप्ट। अब पूछा है कि इनमें से कौन सा कंटेंट का पार्ट नहीं है, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में क्या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे कोई बात होती है, नहीं होती, तो ऑप्शन ए ही सही बन गया। क्यों, क्योंकि पार्टनर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल एंड ड्राइंग पे बात होती है ना। किस रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे इस पे भी बात होती है। फर्म का क्या नेम होगा जिस पे भी बात होती है। सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे कोई ऐसी बात नहीं होती है जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ा। पार्टनरशिप डीड एक तरीके का आपका एक एग्रीमेंट है, मतलब दो लोग आपस में जब धंधा कर रहे हैं तो अपनी अपनी जो विचार हैं वो एक तरीके से उन पर सहमति कर लेंगे कि भाई हम प्रॉफिट शेयरिंग इतना रखेंगे, है ना, बिजनेस का नाम ये रखेंगे, बिजनेस फर्म का नाम ये रखेंगे, किसी पार्टनर को एंटर करना होगा तो सबकी राय मैंडेटरी होगी, है ना, रेशो क्या होगा, कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये सब चीज़ों के बारे में पार्टनरशिप डीड बात करता है। तो इसमें जो आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ए। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम एन अकाउंटिंग व्यू पॉइंट। अकाउंटिंग व्यू पॉइंट के हिसाब से पार्टनरशिप क्या है, क्या पार्टनरशिप एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है, या फिर दूसरा बोथ अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी एंड नॉट सेपरेट फ्रॉम द ओनर। क्या कह रहा है कि ये सेपरेट बिजनेस एंटिटी भी है और ये सेपरेट भी नहीं है ओनर से। ठीक है, ये कैसा ऑप्शन है अजीब सा। चलिए, नॉट सेपरेट फ्रॉम द ओनर्स ये है, या नन ऑफ दिस। तो हमको पता है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दो पॉइंट ऑफ व्यू है पार्टनरशिप, एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू और एक है तुम्हारा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो हम पार्टनरशिप को सेपरेट लीगल एंटिटी मानेंगे कि बिजनेस अलग है और पार्टनर्स की पर्सनल लाइफ अलग है। ठीक है, तो पार्टनर्स के जो पर्सनल खर्चे होंगे वो कभी भी पार्टनरशिप फर्म के खातों में नहीं आएंगे। बट भाई हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहता है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि पार्टनर्स क्या है, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी तो है, खाते तो अलग मेंटेन होंगे, बट जो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो हर चीज़ में है। मतलब कि अगर अगर मान लो कोई लॉस होता है ना, तो पार्टनर्स को की जो लायबिलिटी है वो इस केस में क्या है, अनलिमिटेड मानी जाएगी। उस केस में अनलिमिटेड मानी जाएगी और पार्टनर्स को अपने घर के बर्तन तक बेच के, यानी कि अपने घर की चीज़ों को बेच के भी जो लॉस है उसको चुकता करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझा दी। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, क्वेश्चन 13 का आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द फर्म्स ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो मेंबर है पार्टनरशिप फर्म के, उनको क्या बुलाया जाता है, सब जानते हैं। ये हम जानते हैं कि मेंबर जो होते हैं पार्टनरशिप फर्म के वो क्या होते हैं, उसके डायरेक्टर्स, वो सॉरी उसके पार्टनर्स। तो यहाँ पे जो आंसर जो बन जाएगा वो आपको बन जाएगा बी। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर पार्टनरशिप। इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है पार्टनरशिप होने के लिए, क्या उसमें 10% से ज़्यादा होनी चाहिए,
क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इम्पॉर्टेंट है पार्टनरशिप होने के लिए? क्या कैपिटल 5 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए या रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पार्टनरशिप के लिए? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसके लिए आपको जो आंसर बनेगा वो बनेगा, चलिए मैं एक एक करके सारे पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ। देखो अब जैसे कि हमने यहाँ पे क्या कहा था, हमने जब स्टार्टिंग की थी इस मतलब इस सीरीज लेक्चर की, मैं जो अभी के जो पार्टनरशिप फंडामेंटल और पार्टनरशिप का जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, तो उसमें पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था सेक्शन 4 में क्या है। सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1930 में 2 में क्या है, पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो पार्टनरशिप को जब डिफाइन किया गया है, चलिए देखते हैं कैसे डिफाइन किया गया। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो उसी को देख लेते हैं, वरना मुझे दोबारा लिखनी पड़ेगी। कैसे डिफाइन किया है यहाँ पे देखो, ये डेफिनेशन दे रखी है आपकी पार्टनरशिप एक्ट, थोड़ा साफ कर देता हूँ उसको, है ना। ये डेफिनेशन दे रखी है आपकी, क्या देगी, पार्टनरशिप को डिफाइन करेगा, डिफाइन पार्टनर एज द रिलेशन is the relation between person who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all, है ना। ये मैंने अच्छे से समझाई थी अभी। तो पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है, ठीक है, किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में है। तो पर्सन की यहाँ पे कोई बात करी है उन्होंने कि 2 होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए, नहीं करी भाई। सिर्फ उन्होंने बोला पर्सन्स के बीच में क्या है जी, एक रिलेशन है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है वो, जो कि एग्री कर हुए हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। अब वो प्रॉफिट को शेयर क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, प्रॉफिट भी तो कहीं से आएगा, जो बिजनेस से जो प्रॉफिट कमा के आएगा उनके पास, उसको वो क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे। इस बात पे उन्होंने एग्रीमेंट किया है। और वो बिजनेस कौन करेगा, या तो सब मिल के करेंगे या उनके बिहाफ पे कोई एक पार्टनर भी कर सकता है। तो ये हमने डेफिनेशन को डिफाइन करा था। तो अब अभी अभी हमने यहाँ पे जब डेफिनेशन को डिफाइन किया है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पार्टनरशिप के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो हमने डेफिनेशन में ऑलरेडी देखा कि नंबर की बात तो उसने की ही नहीं है कहीं, तो ये ऑप्शन तो बनने से रहा, ठीक है। कैपिटल का भी कोई जिक्र नहीं किया है, तो ये ऑप्शन भी बनने से रहा। मतलब पार्टनरशिप, हम जानते हैं कि पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, वो एक अलग चीज़ है ना। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट चीज़ इन द सेंस कि जिसके बिना पार्टनरशिप स्टार्ट ही नहीं हो, ठीक है। और हमने भी देखा था कि रजिस्ट्रेशन जो है वो है ऑप्शनल, कंपल्सरी तो है नहीं, ऑप्शनल है। बिना रजिस्ट्रेशन के भी तो पार्टनरशिप स्टार्ट हो सकती है। तो इसमें जो ऑप्शन जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका बी। बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, किसी भी पार्टनरशिप में प्रॉफिट का शेयर होना, प्रॉफिट शेयरिंग करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये उसके रजिस्ट्रेशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैपिटल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आंसर क्या बन जाएगा इसमें, बी, ठीक है। अगला देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई अ सिचुएशन व्हेन फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर में चेंज। अब आपको पता है, आपने सबने पढ़ा होगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का जो चैप्टर है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। मैं ऐसा सोच के क्वेश्चन बनाता हूँ यहाँ पे। तो आपको पता है कि इन अ पार्टनरशिप फर्म हम 2 तरीके से अकाउंट को मेंटेन करते थे, है ना। पार्टनरशिप फर्म में अकाउंट कैसे मेंटेन करते थे, 2 तरीके से मेंटेन करते थे। कैसे कैसे, एक तो हम करते थे फिक्स, जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बना के कर रहे हैं, और दूसरा करते थे हम एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बना के जब करते थे। ये शायद आपको याद होगा, याद नहीं है तो एक बार आप रिवाइज कर लेना। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बना के करते थे। तो हम जानते थे कि जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो उस टाइम पे हम दो अकाउंट बनाते थे, 2 अकाउंट को मेंटेन करते थे। एक अकाउंट तो होता था आप तक का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा अकाउंट होता था आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। तो अब फिक्स कैपिटल अकाउंट जब मेंटेन करते थे तो पहला जो अकाउंट होता था उसमें सिर्फ और सिर्फ हम पार्टनर्स की जो कैपिटल थी उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन को उसमें
पुट करते थे या डालते थे। अब पार्टनर्स की कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कौन कौन से होंगे? सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड, जो कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन है सिर्फ जैसे अगर कोई फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है पार्टनर ने तो डाल देंगे, ठीक है। कैपिटल को विड्रॉ कर लिया है तो डाल देंगे। इसके अलावा और कुछ हम नहीं करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट की तरह अगर मेंटेन कर रखा है तो, ठीक। वहीं करेंट कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे? फिर करेंट कैपिटल अकाउंट में क्या करते थे? बाकी की सारी चीज़ें डाल देते थे, जैसे ड्राइंग्स हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना, कमीशन हो गया, ठीक है, सैलरी हो गया। ये सब चीज़ें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट में डालते थे, ऐसा करते थे, ठीक है। दूसरा, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट जब मेंटेन करते थे तो सिर्फ एक ही अकाउंट को मेंटेन करते थे और इसी अकाउंट में हम सारी चीज़ें डालते थे। मतलब फ्लक्चुएटिंग अकाउंट क्या है? फ्लक्चुएटिंग अकाउंट इन दोनों का कंबाइंड अकाउंट है। ये हमने यहाँ पे बताए हैं ना, ये दोनों, यहाँ मैंने जूम आउट कर दिया है, ये दोनों अकाउंट बताए हैं ना मैंने जी। इन दोनों का कंबाइंड अकाउंट जो बनेगा वो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनेगा। तो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट को मेंटेन करना पड़ता है, एक अकाउंट को ही मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप सबको याद होगा, तो मैंने एक बार रिवाइज करा दिया है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई सिचुएशन व्हेन फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप में चेंज। फिक्स कैपिटल अकाउंट बना रखा है, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट आपको पता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं, एक तो कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, है ना। ये मैंने अभी अभी बताया। तो अब वो बोल रहा है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर का कब चेंज होता है? तो अभी अभी मैंने बताया, या तो उसमें कैपिटल दोबारा इंट्रोड्यूस की हो, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की हो, या कैपिटल को विड्रॉल किया हो, ठीक है। तो इन दो केस में ही फिक्स कैपिटल अकाउंट से छेड़छाड़ी मतलब छेड़छाड़ की जाती है। तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। ड्राइंग्स की है पार्टनर ने, ये करेंट अकाउंट में आ जाएगा। करेंट अकाउंट और ओपन किया है, करेंट अकाउंट तो वैसे भी ओपन करेंगे, बट फिक्स कैपिटल से उसका कोई मतलब नहीं है। व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस, देखो मिल गया आपको ऑप्शन, जब एडिशनल कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस की है तब आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट से क्या की जाएगी? छेड़छाड़ की जाएगी। भाई वो क्वेश्चन में पूछ रहा, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? सी। अगला देखते हैं, व्हेन लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स आर अनलिमिटेड दैट एम्प्लाइज। क्या कह रहा है? अगर पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, तो मैंने जैसे बताया था कि अगर पार्टनर्स की लायबिलिटी वैसा अगर जनरल सेंस में कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। तो जब अनलिमिटेड होगी तो उसको अपनी निजी जो एसेट है ना, उनको बेच के भी फर्म का कर्जा उतारना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस, मतलब उनकी लायबिलिटी उतनी ही है जितनी कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, उसके अलावा नहीं है। तो ये पॉइंट तो आपका गलत हो गया। हीज प्राइवेट एसेट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर पेइंग ऑफ द फर्म्स डेट। तो ये आ गया आपका ऑप्शन जो मैंने बताया था कि जब पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है तो भाई जो उसके प्राइवेट एसेट है उनको बेच कर भी उसको फर्म की जो उधारी है उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका? बी। बाकी का ऑप्शन पढ़ना कोई मतलब नहीं पड़ता है। चलें, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है पार्टनरशिप में? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये है कि पार्टनरशिप फर्म में म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये है कि एक पार्टनर फर्म के लिए बाध्य होगा। बाध्य होना मतलब कि फर्म के लिए उसकी कुछ ऑब्लिगेशन है हर एक पार्टनर की, ठीक है ना। और एक तो फर्म के लिए ऑब्लिगेशन है, दूसरा बाकी के पार्टनर्स के लिए भी उसकी ऑब्लिगेशन है। तो मतलब एक पार्टनर अगर कोई काम करता है तो उसके लिए बाकी पार्टनर्स भी क्या होंगे? क्या होंगे? लायबल होंगे, ठीक है। समझ में आया? तो यही इसी का मतलब है म्यूचुअल एजेंसी। तो देखते हैं म्यूचुअल एजेंसी का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। बोथ वन पार्टनर कैन बाइंड अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट एंड बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर। क्या कह रहा है कि बोथ, एक पार्टनर जो है वो किसी दूसरे पार्टनर को बाइंड कर सकता है अपने एक्ट से। मान लो किसी एक ए पार्टनर है, ए पार्टनर ने गलत काम कुछ काम किया है तो इसका असर क्या पड़ेगा? मान लो ए बी सी तीन पार्टनर थे
तो इनसे ये दोनों भी बाइंड होंगे इसके काम से, ठीक है। और मान लो बी ने किया है तो ए सी बाइंड होंगे, और सी ने किया है तो सी ए बाइंड होंगे, है ना। तो यहाँ पे वो वही बात कर रहा है कि एक पार्टनर ने अगर कोई कार्य किया है तो वो दूसरे पार्टनर को बाइंड कर सकता है, और बाकी के पार्टनर ने कोई काम किया है तो अपने अगले पार्टनर्स को बाइंड कर सकते हैं, है ना। तो यही मैंने बोला था, तो आंसर तो वैसे इसका यही बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये वाला दूसरा वाला ऑप्शन क्यों नहीं बनेगा, तो सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही पार्टनर की बात की जा रही है। यहाँ पे हर तरीके से बात कर दी, पहले तो वन पार्टनर की बात कर दी, और यहाँ पे ये भी बता दिया कि दूसरे जो पार्टनर है उनको भी वो भी बाइंड कर सकते हैं पहले पार्टनर को। तो ऑप्शन बी नहीं बन सकता, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक तरफा बात कर रही है बाकी के ऑप्शंस में, ठीक है। और इसमें तो यही कह दिया कि पार्टनर बाइंड नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका इस केस में, आंसर बन जाएगा आपका ए, ठीक है। चलें अगला देखते हैं। पार्टनर हैव डिसाइडेड to provide jobs to women of economically backward society. What values can be depicted from the decision of partners? पार्टनरशिप हम में कुछ पार्टनर्स थे, उन्होंने कहा कि हम जो जॉब देंगे वो वीकर सेक्शन की महिलाओं को नौकरी देंगे, जो बैकवर्ड सोसाइटी से आती हैं उनको नौकरी दी जाएगी, उन महिलाओं को, ठीक। तो यहाँ पे जो ये कार्य किया उन्होंने, जो महिलाओं को वीकर सेक्शन सोसाइटी की महिलाओं को जो जॉब देने का काम किया है, वो किस काम को डिनोट करता है पार्टनरशिप के डिसीजन के साथ। क्या ये राइट टू एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं, एजुकेशन की तो कोई बात ही नहीं है। क्या ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की? हाँ, ये कर तो रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं और इससे अच्छा कोई ऑप्शन मिलता है, इसमें सी यहाँ पे आएगा, ठीक है। बोथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। भाई ये आप इनकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ये है, मैंने पुराने लेक्चर में सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का आपका एक को अच्छे से समझाया था। ये तो मुझे नहीं पता कि कौन से लेक्चर में समझाया था, बट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मैंने अच्छे से बात करी है। CSR के बारे में, आपकी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी बात करी। तो इसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन ये बनता है कि एक तो इन्होंने फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे दी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और इन्होंने जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो समाज के लिए इनका जो ऑब्लिगेशन है, जो समाज के लिए इनका जो काम है, वो भी इन्होंने यहाँ पे पूरा किया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आप यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। अगला, और यहाँ पे सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करिए, ऑप्शन सी में दोनों चीज़ों की बात कर रही है, इसलिए ऑप्शन सी सबसे बेहतर ऑप्शन है। अगला, इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है, बिल्कुल खामोश है, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन कितनी दफ़े रिपीट होगा पता नहीं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कोई भी कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ABC वर पार्टनर इन ए फर्म हैविंग नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ABC पार्टनर थे, उनके पास क्या था, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। ABC कंट्रीब्यूटेड 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख। उन्होंने जो कैपिटल लगाई है वो ये है, जो उनकी क्या है, कैपिटल है पार्टनरशिप फर्म में। ए ने दिए 2 लाख, बी ने दिए 3 लाख, और सी ने दिए 1 लाख। A and B desire that profit should be divided in the ratio of capital contribution. A और B क्या चाहते हैं, A और B चाहते हैं कि जो प्रॉफिट बटेगा वो काय में बटेगा, कैपिटल के रेशो में। इसमें बटाना चाहते हैं कैपिटल रेशो में, उनका प्रॉफिट बटे, जो भी प्रॉफिट हो। पर सी क्या है, सी नहीं चाहता है कि कैपिटल के रेशो में प्रॉफिट बटे। हाउ विल द डिस्प्यूट बी सेटल। अब डिस्प्यूट कैसे सेटल्ड होगा, हु इज़ करेक्ट, यहाँ पे पूछा कौन सही है, यहाँ पे ए सही है, बी सही है, या दोनों सही है, सी और ए। बताइए क्या होगा इस केस में, क्या बनेगा। अब यहाँ पे डिस्प्यूट की बात कर रहा है, तो मैंने अभी अभी बताया था कि डिस्प्यूट ना हो उसके लिए इंसान क्या करता है, पार्टनरशिप डीड को मेंटेन करता है रिटेन फॉर्म में। तो यहाँ पे तो
यहाँ पे तो रिटन फॉर्म किया, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नो एग्रीमेंट। तो नो एग्रीमेंट के केस में क्या है कि जी ए और बी अपनी तो चला नहीं सकते कि कैपिटल रेशो में ही इनको प्रॉफिट मिलेगा। तो इनको कहीं ना कहीं फिर जो प्रॉफिट है वो काय में बांटना पड़ेगा, वो बांटना पड़ेगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। 1932 क्या कहता है? 1932 कहता है कि प्रॉफिट कैसे बटेगा? प्रॉफिट बटेगा इक्वली अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं एग्जिस्ट करता है तो भाई बी क्या चाह रहा था, देखते हैं हम कौन सही है। फिर बी चाह रहा था कैपिटल रेशो में बटे प्रॉफिट, तो बी तो सही हो नहीं सकता। ए भी चाह रहा था कैपिटल रेशो में बटे प्रॉफिट, ए भी सही नहीं हो सकता। ठीक है, वो सी ए और सी तो वैसे ही नहीं ऑप्शन में सही हो सकते, क्योंकि ए चाह रहा है कैपिटल रेशो में बटे और बी मना कर रहा है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में जो सबसे सही जो ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा सी। सी ही आंसर है। क्यों? क्योंकि सी ने मना कर दिया था कि कैपिटल रेशो में क्या है, वो कैपिटल रेशो में प्रॉफिट को नहीं बांटवाना चाहता, और कोई भी एग्रीमेंट है नहीं। और जब एग्रीमेंट नहीं है तो 1932 के प्रोविज़न काम करेंगे। और 1932 के प्रोविज़न क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट कैसा बटेगा? वो बटेगा इक्वली। तो यहाँ पे सी की बात सच हो जाएगी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:5। ए और बी पार्टनर है जो 3:5 के रेशो में प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। ठीक है। ऑन जुलाई 2012 ए एंड बी एडवांस लोन टू द बिजनेस 40,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली। 1 जुलाई 2012 को ए ने लोन दिया है बिजनेस को, कितने का? ए ने लोन दिया है 40,000 का, बी ने दिया है 20,000 का। ठीक है, और उनको क्या मिल रहा है? एट एन एग्रीड 5% पर एनम। 5% पर एनम का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे नो, वो 5% क्या मिलेगी? ब्याज मिलेगी। अब उनको हमको क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है। व्हेन अकाउंटिंग बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर को अकाउंटिंग बुक क्लोज हो रही है हर साल। एंड पार्टनरशिप डीड अलाउज इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप डीड में क्या क्या रखा है? पार्टनरशिप डीड में क्या रखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को मिलेगा। तो इस केस में चलिए देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, रफ में ऐसे सॉल्व कर लेते। देखो जो ए ने दिया है, ए और सी थे ना, ए सी थे या ए बी थे? ए और बी थे, है ना, ए और बी है। ठीक है, तो ए ने कितने दिए हैं? ए ने दिए 40,000 रुपये। ठीक है, बी ने कितने दिए? बी ने दिए 20,000 रुपये। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट रेट है आपका 5/100 इंटू 5/100, दोनों के लिए 5% ही इंटरेस्ट रेट है। अब इन्होंने जो लोन दिया था वो दिया था 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2012 को। क्वेश्चन पढ़ोगे तो 1 जुलाई 2012। ठीक है, और दिसंबर में क्या होती है? इनकी बुक्स क्लोज होती हैं। तो जुलाई से दिसंबर कितने हुए? 6 महीने। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने हो गए। तो यहाँ पे इनको 6% पर एनम के हिसाब से थी ना, तो 6 महीने की इनकी ब्याज लग जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है ना, और 2 से चला गया जी 200 बार। तो ए का जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा ₹1000। ठीक है, बी का देखते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 2 से ये कट गया 100 बार। तो बी का जो बनेगा, आपका जो इंटरेस्ट बनेगी वो बनेगी 500 रुपये। तो ए को मिलेंगे 1000 रुपये, बी को मिलेंगे 500 रुपये। है इसमें ऑप्शन? है जीरा डी। तो डी आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा? ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या थी? एक तो ये बात याद रखने की थी कि बुक्स कब ख़त्म बंद हो रही हैं, और एक बात ये याद रखने की है यहाँ पे कि जो लोन कब लिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रेंट पेड टू ए पार्टनर कम्स अंडर। हमने रेंट पे किया है पार्टनर को, ठीक है, तो वो किसके अंडर आएगा वो?
क्या वो पार्टनर्स करेंट अकाउंट के अंदर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर आएगा, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। तो हमको ऐसा पता है, हमको जिस हिसाब से चीज़ें बताएं कि रेंट पेड टू अ पार्टनर, रेंट, अरे चलता क्यों नहीं है, रेंट इस साइड ही दिक्कत होती है, रेंट पेड टू पार्टनर, और इसके अलावा एक और कौन सा ट्रांजेक्शन है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। ये क्या है, ये हैं आपके एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये हैं आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या में आते हैं, आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना। और जो भी चीज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है उसको हम कैसे चार्ज करते हैं, उसको हम P&L से चार्ज करते हैं, एज एन एक्सपेंस चार्ज करते हैं। तो रेंट अगर हमने किसी पार्टनर को पे किया है तो इस केस में हम जो रेंट होगा वो P&L से एक्सपेंस के रूप में चार्ज करेंगे। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। When a partner withdraws 4,000 at the beginning of each quarter, interest on his drawings at the rate 6% per annum will be। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी जब उसने 4,000 निकाले हैं, 4,000 पार्टनर ने कब निकाले, एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि एक साल में क्या होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में। भाई कोई भी चीज़ हो, क्वार्टर का मतलब तो 4 ही है ना, तो क्वार्टर का मतलब 4 है। तो हमको पता है साल में कितने होते हैं, 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स। ठीक है ना, 1 ईयर इक्वल टू 12। इस साइड पता नहीं क्या दिक्कत होती है, 12 मंथ्स। ठीक है, यहाँ पे 12 मंथ्स होते हैं। तो 1 क्वार्टर इक्वल टू, एक क्वार्टर में कितने होंगे, एक क्वार्टर में कितने होंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 12 मंथ्स अपॉन 4, तो कितने होंगे, 3 मंथ्स होंगे। तो हमको पता है कि 3 मंथ का एक क्वार्टर होगा, और 12 मंथ टोटल होते हैं। ठीक है, तो 12 मंथ होते हैं, तो 3 महीने का एक क्वार्टर हो गया है ना, 3 मंथ का, फिर 3 मंथ का दूसरा क्वार्टर हो गया, फिर 3 मंथ का तीसरा क्वार्टर हो गया, और फिर 3 मंथ का चौथा क्वार्टर हो गया। तो हुआ है ना, इक्वल टू क्या हुआ जी, 12 मंथ आ गए ना सबको जोड़ के। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, 3-3 महीने के हमने 4 क्वार्टर बना लिए। अब वो पार्टनर कितने रुपए निकाल रहा है, एक बार देख लेते हैं कितने रुपए निकालता है वो। 4,000 निकाल रहा है एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, तो इसमें सबसे बढ़िया है, कोई भी फॉर्मूला इसमें लर्न मत करो, इसमें सिर्फ ये देखो कि जब वो पहली किस्त निकाल रहा है उसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा हुआ है, और आखिरी किस्त निकाल रहा है उसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, टाइम को कैलकुलेट करेंगे। टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो पहली किस्त निकाल रहे एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहला क्वार्टर जी है तो बिगनिंग पे निकाल लिया है, मतलब क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब क्या है, क्वार्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा आपका, 1 अप्रैल को, है ना, अप्रैल मई जून 3 महीने का एक क्वार्टर है ना, तो 1 अप्रैल को निकाल, तो इसका मतलब क्या है कि इसके बाद जो पहली तारीख को ही निकाल ले रहे हैं, तो उसके बाद पूरे के पूरे 12 के 12 महीने बचे हैं ना, ये 3 ये 3 ये 3 ये 3। तो पहली जब उसने ड्राइंग निकाली है तो उसके बाद कितना टाइम बचा है, 12। चलिए दूसरे देखते हैं, फिर वो बोल रहे एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो आखिरी वाली जो किस्त निकालेगा वो निकालेगा आपका इन 3 महीने की पहली तारीख में। ये तो कौन सा महीना होगा, 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च। हम्म 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 तो यहाँ पे निकालेगा वो। ठीक है, तो इसके बाद कितने मंथ बचे हैं उसके, उसके बाद बचे हैं उसके पास आखिरी में कितने महीने बचे, फिर 3 महीने इसके बाद बचे, क्योंकि निकाल तो पहली तारीख में रखा है ना, जनवरी की पहली तारीख में निकाल दिया तो जनवरी पूरा रह गया, फरवरी पूरा रह गया, मार्च पूरा रह गया। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे। ठीक है ना, हम एवरेज टाइम निकाल रहे हैं,
तो जब पहली किस्त निकाली उसके बाद पूरा टाइम बचा था 12 महीने का, जो आखिरी किस्त निकाली होगी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोलना है ना, तो आखिरी का क्वार्टर जो पड़ रहा है तो इसकी पहली तारीख को निकाली होगी जनवरी की, तो उसके बाद जनवरी के बाद क्या है, पूरा जनवरी महीना बचा, फरवरी बचा और मार्च बचा। अब इसको क्या कर देंगे आप, इसको हम कर देंगे 2 से डिवाइड, तो क्या आ गया 15/2 इक्वल टू हो गया 7.5 महीने की आपको क्या देनी पड़ेगी, आपको ब्याज कैलकुलेट होगी 7.5 महीने की, जब क्वार्टर के स्टार्टिंग में निकाला है। अब कितने निकाले उसने, अब कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट। 4,000 रुपये निकाले उसने, कितनी, हर बिगिनिंग ऑफ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो हमको पता है कि कितने क्वार्टर थे, 4 क्वार्टर थे, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाले तो 4,000 इस वाले क्वार्टर में, 4 इसमें, 4 इसमें और 4 इसमें, तो 4,000 के हिसाब से 4 बार निकाले हैं, है ना, तो जो हो गए आपके 16,000 उसने निकाले होंगे। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं कितना है, 6% था शायद से, 6% पर एनम दे रखा है, तो 6% पर एनम दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/100, और टाइम हमने जो कैलकुलेट किया है वो आएगा 7.5/12, 7.5 महीने की आपको ड्राइंग इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। टोटल 12 महीने होते हैं साल में, तो दूसरा पेन से करते हैं, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, ये 160 बचे। ठीक है, 160 बचे, 6 से ये चली गई 2 बार, ठीक है, 2 से ये चले गए 80 बार, तो 80 इंटू 7.5 करेंगे, तो 80 इंटू 7 कर लो पहले, तो 8 का 0 में 0, 8 7 जा 56, ठीक है, फिर 80 इंटू 0.5 कर लो, क्योंकि 7.5 था ना, तो ये हो गया 40, तो 600 रुपये की ब्याज इनको क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी, तो 600 है इसमें आंसर, 600 आंसर में है, तो ऑप्शन ए क्या बन जाएगा आपका, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखें, अगला भी कैलकुलेट करने का है शायद से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन टू एक्स एंड वाई एंड प्रॉफिट शोन बाय पी एंड एल 1,500 and capitals invested by X and Y 30,000 20,000, rate of interest is 10% per annum, है ना। क्या कह रहा है कि इनकी को कितनी इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल दी जाएगी, है ना, ठीक है, और क्या 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 है, प्रॉफिट कितना है 1,500 का है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकी कितनी है, जितनी है, तो इस केस में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगी ही नहीं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑप्शन मेरे को गलत लग रहे हैं इसमें, यहाँ पे जो लिखना चाहिए पार्टनरशिप डीड में ऐसा बोला है कि इंटरेस्ट ऑन, पार्टनरशिप डीड में ऐसा कह रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी पड़ेगी, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन ये इनकम्प्लीट है। चलो हम इसको ऐसे मान के चलते हैं कि पार्टनरशिप डीड ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बोल रखी है, तो इस केस में देखते हैं, देखो प्रॉफिट जो है आपका कितने का है 1,500 का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से पूरी साल की बन जाएगी 3,000 की, तो बन जाएगी एक्स की, है ना, और 2,000 रुपये बन जाएगी आपकी वाई की, है ना। अब प्रॉफिट है आपका 1,500 का और खर्चे हैं आपके 5,000 की। अगर पार्टनरशिप डीड ने ऐसा कह रखा है कि आपको देनी ही देनी है, तो फिर आपको देनी ही पड़ेगी, है ना, तो उस केस में तो आपका बन जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर, है ना, जितनी आ रही है उतनी ही देनी पड़ेगी। सॉरी, एक मिनट, इस केस में क्या करेंगे, प्रॉफिट आपका कम है, ठीक है, अब प्रॉफिट कम है पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देनी है, क्योंकि क्या है, ये एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। तो अब इस केस में हम करेंगे, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट ऐसा करेंगे कि जब प्रॉफिट का फिगर कम पड़ेगा, प्रॉफिट का फिगर कम पड़ेगा, तो हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किस रेशो में बांट देंगे, फिर कैपिटल के रेशो में बांट देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट सिर्फ 1,500 का है और खर्चे हैं आपके कितने के 5,000 के,
तो 1500 को अब हम काय में बांट देंगे, 3:2 में बांट देंगे, क्योंकि 1500 क्या है, 1500 को आपका एक्चुअल प्रॉफिट और कैपिटल रेशियो है आपका 3:2, तो 3:2 का मतलब 5/3, जो हो जाएगी आपकी एक्स की फिगर, वाई की फिगर हो जाएगी आपकी 1500 इंटू कितनी, 2/5, तो ये हो जाएगी आपकी 900 रुपये, ये आ जाएगी आपकी 600 रुपये, तो 900 और 600 इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे हमने माना है कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन है ना, और जब मेंशन है और जब प्रॉफिट कम पड़ता है तो हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम देते हैं फिर वो कैपिटल रेशो में। यहाँ पे जो आंसर बन जाएगा वो आपको बन जाएगा डी वाला। चलिए बाकी के क्वेश्चन अगले सेक्शन में करते हैं, आज के लिए मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ आपकी सेवा, बाकी के क्वेश्चन अगले उसमें करेंगे। ठीक है, चलिए 2-3 क्वेश्चन है, इनको भी निपटा ही देते हैं, है ना, 3 ही तो रह गए। सैलरी पेड टू मैनेजर विल बी शोन इन, अगर हमने सैलरी पेड की है मैनेजर को तो हम इसको काय में दिखाएंगे, क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में आएगा ओनली, या पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आएगा, किस में आएगा जी। तो जब हम सैलरी पेड करते हैं मैनेजर की तो वो क्या है आपका एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है, ना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, इसमें आंसर बन जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन, इफ 3000 withdrawn by a partner on the first day of every quarter, interest on drawing will be calculated for, 3000 रुपये विड्रॉन करे हैं पार्टनर ने पहले दिन पे, ईच क्वार्टर के पहले दिन पे, है ना, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैसे कैलकुलेट होगी, 6 महीने की कैलकुलेट होगी, 7.5 की होगी, 5.5 की होगी, 4.5 की, यही चीज़ अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी थी, टाइम पीरियड जो कैलकुलेट किया था, इसमें भी तो इंटरेस्ट जो की थी, जो ड्राइंग की थी वो भी तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की थी ना, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो इस केस में जो आंसर बन जाएगा वो आपका बन जाएगा ऑप्शन बी, 7.5 मंथ्स। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हाउ मेनी अकाउंट्स ऑफ ईच पार्टनर इज मेंटेन, तो ये हमने स्टार्टिंग में कर लिया था, फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बीच में हमने क्या किया था, डिफरेंस देखा था। फिक्स में आपको क्या करने पड़े थे, 2 अकाउंट मेंटेन करने पड़ रहे थे, फ्लक्चुएटिंग में एक ही करना पड़ रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। चलिए मैंने ये पूरे क्वेश्चंस करा दिए आपको, अगले लेक्चर में मिलेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस लेके आएंगे किसी दूसरे टॉपिक से, या फिर इसी टॉपिक को करेंगे। आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेरे को पिन करके कमेंट कर सकते हैं कि अगला वीडियो किस पे चाहते हैं आप। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, कुछ क्वेश्चंस हैं उसके, वो किसी और दिन कर लेंगे। ठीक है, बाकी आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे को इस चैनल पे आप मेरे को क्या कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने यार मित्रों को शेयर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं अगर आपको वाकई में लगता है कि कंटेंट अच्छा है तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।